हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर माय डियर जो भी चैप्टर्स है उसमें हमने पहला जो चैप्टर था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, लास्ट क्लास जो हुई थी माय डियर उसमें हमने ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिए थे माय डियर। आज की क्लास में मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी कि एटम और न्यूक्लियस यानी सेकंड यूनिट कह लीजिए मॉडर्न फिजिक्स का। अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें माय डियर तो यूनिट नंबर 8 हमारा 8वां यूनिट जो है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें माय डियर तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 12 और 13 नंबर चैप्टर जो है वो है एटम और न्यूक्लियस। तो आज की क्लास में हम लोग माय डियर इस एटम और न्यूक्लियस में 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा माय डियर तो वो 18 क्वेश्चन है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, वो भी एटम और न्यूक्लियस का। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिल करके इस चैप्टर से टोटल आपको 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी पूरी संभावना है कि कम से कम 3 या 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मिनिमम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलने ही वाले हैं माय डियर। तो ये 14 से 15 मिनट का जो हमारा यह वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है। जो 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय डियर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको सीधे डायरेक्ट आपको देखने वाले हैं माय डियर। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए हुए माय डियर अपना ये आज का वीडियो। चलिए इस पढ़ते हैं हम लोग। अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एटम वाले चैप्टर और न्यूक्लियस वाले चैप्टर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है आप देखेंगे ध्यान से, कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है माय डियर? विजिबल लाइट के अंदर पड़ता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माय डियर बामर सीरीज। जो हमारा बामर सीरीज होता है वो कहाँ आता है? विजिबल लाइट में आता है, दृश्य प्रकाश के अंदर आता है माय डियर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर विजिबल लाइट पूछेगा, दृश्य प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश जिसमें हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, वो कहाँ आता है? बामर सीरीज के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो कहा जा रहा है माय डियर, क्या विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रा वायलेट माय डियर। अब की बार आपसे क्या पूछ दिया कि पाराबैंगनी भाग में कौन सा स्पेक्ट्रम का भाग पड़ता है पाराबैंगनी के अंदर माय डियर? तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब होगा लाइमन सीरीज। जो हमारा लाइमन सीरीज होता है, लाइमन श्रेणी होती है माय डियर, वो कहाँ पड़ती है? पाराबैंगनी भाग में पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट के अंदर पड़ती है। तो लाइमन पड़ता है कहाँ पे? अल्ट्रा वायलेट में, पाराबैंगनी में। और हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या देखा था कि विजिबल लाइट कहाँ पे आ रहा है? बामर, यानी बामर विजिबल लाइट के अंदर, और लाइमन कहाँ आ रहा है? लाइमन हमारा पाराबैंगनी के अंदर आ रहा है माय डियर। इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा भी माय डियर मैं बोल रहा हूँ ये आपको पास्चन और ब्रैकेट, ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी और डी में दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो होते हैं ये इंफ्रारेड होते हैं। क्या होते हैं माय डियर? इंफ्रारेड। आपने औरक्त किरणों का नाम सुना होगा, हमने बिल्कुल सारी क्लासेस में डिस्कस किया भी हुआ है। इंफ्रारेड औरक्त किरणें कहाँ होती हैं माय डियर? ये पास्चन और ब्रैकेट्स के अंदर इंफ्रारेड होती है, औरक्त किरणें होती हैं। अगर इनमें से कोई आ जाए तो आप बता देंगे कि औरक्त किरणें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज। बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है माय डियर कक्षा में, उसकी न्यूनतम कोणीय संवेग कितना? मिनिमम एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है माय डियर। तो सबसे पहले आपको एंगुलर मोमेंटम बोर के अकॉर्डिंग कितना होगा वो आपको बताना होगा, जिसे हम लोग बोर क्वांटाइजेशन रूल बोलते हैं। बोर क्वांटाइजेशन रूल कहता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। अब बोल रहा है मिनिमम, कक्षा हमको क्या रखनी है? मिनिमम। तो इस n की वैल्यू हम लोग मिनिमम कितना रख सकते हैं? बोला 1 रख सकते हैं। सर क्या रख सकते हैं? 1। तो अगर n की जगह पे अगर आपने 1 रख दिया तो H/2π क्या बचेगा? सिर्फ H/2π। तो H/2π आप देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होने वाला है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो परमाणु की ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है किसके? तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पहले एनर्जी का फार्मूला तो लिख दूं। एनर्जी का जो फार्मूला होता है माय डियर वो होता है -m Z² e⁴/8 ε0² h² n²। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है एटम का। इसमें आप देख सकते हैं कि जेड के साथ संबंध ये पूछ रहा है हमसे। तो जेड कहाँ पे है? बोला ये सर यहाँ है जेड, और जेड का पावर कितना दिया हुआ है?
स्क्वायर, जेड स्क्वायर है। तो कहाँ जेड स्क्वायर ऑप्शन में है माय डियर? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, जेड स्क्वायर माय डियर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन एटम इज, परमाणु की जो पहली स्थिर कक्षा आप कह लीजिए, यानी ग्राउंड स्टेट कह लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है आपको ग्राउंड फ्लोर पे रहना है माय डियर। तो ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी आपसे पूछी जा रही है एटम की, कितनी होती है माय डियर? ये बिल्कुल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी फ्लोर की एनर्जी जो है माय डियर ना, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आपको किसी और एटम की एनर्जी आपको निकालनी है सपोज कीजिए, तो आपके पास फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला आपको बता देता हूँ कि En इजकल टू होता है E1 अपॉन एन स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आपको पहले से हमेशा याद रखनी है, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था माइनस का 13.6, ये E1 की वैल्यू है। अब सपोज कीजिए अगर आपको दूसरी ऑर्बिट की पूछ रहा है तो यहाँ n की जगह 2 कर दीजिए, तीसरी की पूछ रहा है तो 3 कर दीजिए n के जगह पे, चौथी की पूछेगा तो 4 कर दीजिएगा। बस यही फॉर्मूला है, आप यूज करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एटम को रिप्रेजेंट अगर हम इस तरीके से करें, इस तरीके से अगर एटम को रिप्रेजेंट किया जाए, ये हमारा जेड हो और ये ए हो, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है ये एटॉमिक मास होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का परमाणु संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, और एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या। तो नीचे में प्रोटॉन की संख्या है, ऊपर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है। तो ऊपर में से अगर नीचे को घटाइएगा तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। तो माय डियर वही तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन कितना होगा, तो ए में से जेड को बस माइनस कर दीजिए। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस जेड माय डियर। ओके, इसके ऊपर ये तो थ्योरी के टाइप में क्वेश्चन हो गया। इसी में आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, सपोज कीजिए मान लिया कि दे दिया कि सर ये नाइट्रोजन है, ये 7 है, ये 14 है, आप बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए इस 14 में से 7 को घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 7 हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने देखने को मिलते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ के। 7 भी काफ़ी आसान से सवाल है। 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू यहाँ देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शन देखिए माय डियर, आपको यहाँ पे किलोग्राम नहीं ढूंढना है कि सर 1 एटॉमिक मास की वैल्यू तो 1.67 इतना 10⁻27 kg होती है। बोला सर नहीं, आपको किलोग्राम में नहीं जाना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ऑप्शन में क्या लिखा है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कितनी एनर्जी हमें मिलने वाली है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी मिलेगी? तो ये होती है माय डियर 931.5। तो 0.5 नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, नाभिक का जो घनत्व होता है वो निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ माय डियर, एटॉमिक मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जो परमाणु भार होता है उसके ऊपर नाभिक का घनत्व निर्भर नहीं कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बीटा किरणें होती हैं, बीटा रेज क्या होती हैं माय डियर? तो बीटा रेज आप सभी को बता दूं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती हैं। क्या होती हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बीटा रेज होती हैं उस पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होती हैं। आपसे पूछेगा कि बीटा करने पर कौन सी आवेश होती है? बोला ऋणात्मक आवेश होती है सर। अब देखिए, आप समझ सकते थे कि इलेक्ट्रॉन होती है तो इलेक्ट्रॉन पर तो सर माइनस से चार्ज होता है, बिल्कुल। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगी कौन? हमारा बीटा रेज माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हिच इज़ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। आपको 4 एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, चारों एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट का नाभिक जो है न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा माय डियर? तो मैं आपको बता दूं कि सभी एलिमेंट में जो लोहा होता है, आयरन जो होता है माय डियर, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी लोहे के, आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है माय डियर। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा आयरन माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नियंत्रक छड़ में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग रॉड। अब बड़ा सारी कंट्रोलिंग रॉड का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, पहले ये बताइए। कंट्रोलिंग रॉड का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर।
नाभिकीय संयंत्र के अंदर किस लिए? बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। भारत में 4 या 5 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं टोटल कुल मिला के माइडियर। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग कंट्रोलिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? कंट्रोलिंग रॉड नाम ही से पता चल रहा है कंट्रोल करना है, पूरे रिएक्शन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए मैं आपको बता दूं माय डियर कि हमें न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रॉन की। और ये न्यूट्रॉन का स्पीड जो है वो स्लो होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो स्लो न्यूट्रॉन देना और ज़्यादा न्यूट्रॉन अगर बन रहा है रिएक्शन के द्वारा तो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना, ये सब काम कंट्रोलिंग रॉड करता है। यानी पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन को एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। तो कौन से मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन का। बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं या कैडमियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए माय डियर? कंट्रोलिंग रॉड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन बीटा डी के एटॉमिक मास क्या होता है? जो बीटा क्षय होता है उसमें परमाणु भार के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? परमाणु भार का मतलब ऊपर वाला, ये ए वाला, ए के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? बोला सर बीटा में ना एटॉमिक मास के में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं होगा सर। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। किस में? आपके बीटा डीके के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अल्फा डी के एटॉमिक नंबर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अल्फा क्षय में परमाणु नंबर पे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि जेड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? किस में माय डियर? अल्फा डीके में। तो अल्फा डीके में जो जेड होता है माय डियर वो 2 से कम हो जाता है। क्या होता है? 2 से कम। तो आगे अगर यहाँ जेड है, यहाँ Z-2 हो जाएगा माय डियर। कब? जब यहाँ से अल्फा डीके होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? घट जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कम हो जाता है। हालांकि अगर एटॉमिक नंबर के जगह पे एटॉमिक मास भी लिखा होता तो भी हमारा जवाब सेम ही होता है। एटॉमिक मास भी कम हो जाता है, पर किस से? 4 से कम हो जाता है। तो A-4 हो जाता है हमारा ऊपर वाला आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा माय डियर? डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है माय डियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इन बीटा रेज डिफ्लेक्शन, बीटा रेज डिफ्लेक्ट होती हैं, बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बोला कहाँ होती है? बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती हैं। बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड में भी होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। क्यों? क्योंकि सर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज तो डिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी। जिसके ऊपर चार्ज है वो डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट का क्षय नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा माय डियर? तो मैं आपको बता दूं क्षय नियतांक को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है 0.693 अपॉन T½ होती है। क्या होती है? T½ यानी कि समय। तो ये जो समय है आप देख सकते हैं इसका यूनिट तो सेकंड होता है। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड का इन्वर्स हो जाएगा। और ये जो सेकंड इन्वर्स है माय डियर इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं सेकंड इन्वर्स को। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, हर्ट्ज माय डियर। गलती से कोई बच्चा पर मीटर टिक न कर दे माय डियर। ठीक है, सेकंड इन्वर्स है, सेकंड इन्वर्स को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बिल्कुल सब बच्चे को पता है कि सर सूरज पे नाभिकीय संलयन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की वजह से सौर ऊर्जा वहाँ पे बन रही होती है। आगे बढ़ते हैं, आज के टेस्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, कौन सा चार्जलेस आवेश रहित होता है माय डियर? तो ये भी क्वेश्चन आपको पहले से पता है माय डियर। क्या? फोटोन जो होता है हमारा, जो लाइट का पार्टिकल होता है फोटोन, फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता है माय डियर। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन सी। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है माय डियर। क्या? आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध क्या होता है? आइंस्टीन ने ये ऐसी थ्योरी दी हुई थी माय डियर जिसके कारण पूरी दुनिया को इन्होंने बदल के रख दिया माय डियर। E=mc², इजकल क्या होता है माय डियर? E=mc²। नोबेल भी इनके लिए मिला और आइंस्टाइन को पूरी दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट इसी इक्वेशन की वजह से दिया जाता है।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एनर्जी का इक्वेशन ड्राइव किया कि किसी भी बॉडी का जो एनर्जी है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है माय डियर। ठीक है, तो ये थे 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एटम और न्यूक्लियस के थे। इन्हीं 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे माय डियर। तो आशा करता हूँ माय डियर ये 18 सवाल 18 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे माय डियर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।